नमस्कार। आज हम पहली इकाई की जो चांदनी रात नामक कविता है उनके बारे में देखेंगे। चांदनी रात जो कविता है वह मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई ये कविता है। एक कविता का जो प्रकार है वह एक खंड काव्य जैसा ही वह प्रकार है। खंड काव्य क्या है तो मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन उन खंड काव्य में किया जाता है। एक प्रासंगिकता को उसमें किसी प्रकार का स्थान नहीं रहता। तो चलो आज हम जो कविता देखेंगे उस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। भगवान ने हम सभी को इतनी सुंदर प्रकृति दे दी है, इतना सुंदर निसर्ग हमें प्रदानता, उन निसर्ग की प्रदानता कर दी है। तो किस तरह उस निसर्ग में जो एक रात का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने इस कविता में किया है। मैथिली शरण गुप्त इस कविता में ये कहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों यानी क्या तो चारों यानी सुंदर। चांद कैसा है तो चांद बहुत सुंदर है और उस सुंदर चांद की यानी कि वो चंद्रमा की जो चंचल किरणें है वह सारी धरती पर फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है वह तो वह खेत में फैली हुई है, जल में फैली हुई है। तो चारों तरफ से ये सुंदर किरणें वहाँ फैली हुई है और उनका जो एक दृश्य है वह इतना सुंदर दिखाई देता है। और इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी आगे चलकर कहते हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। जो चांदनी का प्रकाश यहाँ फैला हुआ है वह काफी स्वच्छ ऐसा वह प्रकाश फैला हुआ है। और इसी तरह अवनी और अंबर तल में, अवनी यानी धरती, तो इस धरती पर और अंबर में भी ये प्रकाश फैला हुआ है। और एक कल्पना कर दीजिए आमोशे की रात है और ऐसे में जो भी कोई चांदनी है वह चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है तो कितना सुंदर दिखाई देगा। और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों के नोकों से। धरती जो है वह धरती हरित तृणों के नोकों से जो एक अपना आनंद प्रकट कर रही है उनके माध्यम से। वह इतनी धरती इतनी खुश हुई है और उनका जो आनंद है वह आनंद उन तृणों के नोकों से वह कर रही है। और कैसे मानो झूम रही है और मानो झूम रही है तरु भी, यानी कि मानो झूम रहे तरु भी। तरु यानी क्या तो वृक्ष। तो वृक्ष जो है वह एक मंद हवा बह रही है और उन मंद हवा के झोंकों से ये जो कोई वृक्ष है वह वृक्ष भी इधर उधर हिल रहे हैं मंद पवन की झोंकों से। और ये मंद पवन की झोंकों से ये जो कोई वृक्ष है वह वृक्ष ऐसे ही यहाँ वहाँ हिल रहे हैं। तो इसी तरह एक सुंदर छाया हुआ प्रकाश चांदनी का, उसमें मंद बहने वाली यह हवा, उन मंद हवा के झोंकों पर ये झूलने वाले जो ये कोई पेड़ है। और इसी तरह मैथिली शरण गुप्त जी ने एक सुंदर ऐसा उनका वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे चलकर वो कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। आगे चलकर वो कहती है कि इतना चांदनी का वह स्वच्छ प्रकाश, वह बहने वाली वह मंद हवा, झूमने वाले ये वृक्ष और उसी के साथ ही साथ इतना सुंदर दृश्य देखकर मानो कोई ऐसा लगता है कि ये जो कोई रात है वह रात भी थम गई है और ये रात थमकर वह देख रही है कि इतना ये सारा दृश्य। और एक रातों को भी ऐसा लगता है कि चलो हम भी ये देखेंगे। और इसीलिए ये जो कोई काल आगे चलता हुआ दिखाई देता है या जाता है वह न चलते हुए वह रात भी वहां थम गई है और ये सारा का सारा दृश्य वह देख रही है। मैथिली शरण गुप्त जी आगे चलकर उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि बंधन ही अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। वह कहते हैं कि ये जो कोई धरती है वह धरती का सुंदर ऐसा रूप देखकर मानो कोई ऐसा लगता है कि कितने एकांत भाव से वह शांतता जो दिखाई देती है कि रात में चारों तरफ फैली हुई है शांत यानी कि शांतता जो दिखाई देती है
उसमें फैली हुई चांदनी दिखाई देती है, मंद बहने वाली हवा दिखाई देती है, रुकने वाली ये रात है, और सारा का सारा जो वातावरण है वो इतना सुंदर ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है। इसी तरह वो उसमें कहते रहते हैं, है बिखेर देती वो सुंदरा। आगे चलकर उन्होंने उनका वर्णन किया है बिखेर देती वो सुंदरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और इसी तरह इन रात के उन अवस्थाओं में हर एक पेड़ के पत्तों पर या तृणों पर ये ओस, जिसे हम दवबिंदु कहते हैं, वो दवबिंदु छाए हुए हैं। और इनके कारणवश मानो कोई ऐसा लगता है कि उस धरती पर एक ऐसे कई मोती बिखेर दिए हुए हैं। चारों तरफ उन जो कोई पेड़ है उनके पत्तों पर वो पड़े हुए जो ओस है यानी कि दवबिंदु है, और मानो कोई वह चमकने वाले सफेद रंग के वह दवबिंदु। और इससे ऐसा लगता है कि उन धरती की सुंदरता में और कई सुंदरता डालने के लिए मानो कोई किसी ने ऐसे वो मोती बिखेर दिए हुए हैं। लेकिन जब रात समाप्त हो जाती है, जब सूरज निकलता है और सूरज की पहली किरण जब उन धरती पर छा जाती है, तो उन किरणों का प्रतिबिंब उन दवबिंदुओं में दिखाई देता है। और सूरज निकलने से पहले जो मोती जैसे दिखाई देने वाले ये जो कोई दवबिंदु है यानी कि ओस है, उनमें सूरज की किरणें यानी कि सुनहरी किरणें जब उन्हें उसमें पड़ जाती है, तो मानो कि उनका रूप बदल जाता है और मोती जैसे दिखाई देने वाले वो दवबिंदु अब सोने जैसी दिखाई देती है। एक कल्पना कर दीजिए अपने मन में, कितनी सुंदरता, कितना सुंदर वर्णन और कितनी सुंदरता उस धरती की दिखाई दी होगी कि वह पेड़ के पत्तों पर या तृणों पर वो पड़े हुए वह दवबिंदु जो मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं। सूरज की किरण जब धरती पर पहली बार आती है और उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, पड़ता है, तो वो सारे के सारे सोनेरी बन जाते हैं। एक सुंदर कल्पना मैथिली शरण गुप्ता जी ने इस कविता के माध्यम से की हुई हमें दिखाई देता है। आगे चलकर वो कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तुम जिसको उनका नया रूप छलकता है। और इसी तरह का एक अलग रूप उसमें हमें दिखाई देता है। दिन भर तो हमें धरती का रूप दिखाई देता है, हर एक अपने अपने काम के कारणवश भागता दौड़ता दिखाई देता है। पशु पंछी अपने पेट भरने के लिए इधर उधर कई जो उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, हर एक अपना अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है। लेकिन जब रात हो जाती है, वह सारे के सारे सुनसान ये धरती जब होती है, और उसी वक्त जब ये चांदनी में फैल जाती है, तो एक पूरा का पूरा वातावरण बदला हुआ हमें दिखाई देता है। और उनकी सुंदरता का वर्णन मैथिली शरण गुप्ता जी ने इस तरह किया हुआ हमें दिखाई देता है। उसमें और एक वर्णन आया है और उन्होंने कहा है, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक मना। इसका मतलब यह है, ये जो कोई वर्णन है वह जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वह खंड काव्य में लिया गया है। एक रामायण का एक प्रसंग उसमें है। क्या है वह? पंचवटी में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें प्रभु रामचंद्र जी और सीता माता रात के समय सोए हुए हैं, और सामने एक शिला पड़ी हुई है, और उन शिला पर एक ऐसे शुभ्र सफेद धवल एक कपड़े पहने हुए एक वीर, एक योद्धा। लेकिन वो वीर, वो योद्धा कैसा है? वो जो वीर है, वो योद्धा जो है, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। वो वहां बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? जो अंदर सोए हुए प्रभु रामचंद्र जी और सीता माता की रक्षा करने के लिए वो बैठा हुआ है। खंडकाव्य में जो ये प्रसंग आया है, उनका वर्णन मैथिली शरण गुप्ता जी ने इस तरह किया है कि एक तरफ उन रात की इतनी चांदनी से बनी हुई यह सुंदरता, और उसमें ये लक्ष्मण जी का उन शिला पर बैठना, और इतना वो सुंदर लक्ष्मण एक योद्धा और एक मानो कोई काम देवता की तरह उनकी सुंदरता, और वह कोई सुंदरता है वह चांदनी के कारणवश और कई और भी सुंदर दिखाई दे रही है। और इसका वर्णन वह इस खंड काव्य में जो मैथिली शरण गुप्ता जी ने किया है, और वह
आगे चलकर और अंत में कहते हैं कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर, कौन है ये जो जाग रहा है ऐसी ये रात और ऐसी रात के इस शांतता में और इसमें चांदनी की सुंदरता में कौन होगा वो जो जाग रहा है। और जबकि भुवन पर सोता है भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। वह कैसा दिखाई देता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि वह काम देवता जैसा दिखाई देता है कि जो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। कभी कभी मन में यानी कि मैथिली शरण गुप्ते जी ने जो वर्णन किया है उससे हमें ऐसा लगता है कि यह हम ये नहीं कर सकते कि लक्ष्मण की इस सुंदरता से उस चांदनी को सुंदरता प्राप्त हुई है या उस चांदनी की सुंदरता से लक्ष्मण को सुंदरता प्राप्त हो गई है। एक तो हम जब विचार करेंगे तो एक तो जरूर हो जाएगा कि लक्ष्मण की सुंदरता चांदनी की सुंदरता से भी बड़ी है और चांदनी की भी सुंदरता लक्ष्मण की सौंदर्य को और बढ़ा रही है। और इसी तरह का यह चांदनी रात इस कविता में मैथिली शरण गुप्ते जी ने वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है कि जिसमें जो ये बताने का प्रयास किया है कि एक ये सुंदर चारों यानी सुंदर कि ये चांदनी की किरणें धरती पर पड़ी हुई है, इतनी वो सुंदरता और उसी के साथ ही साथ वो शांतता और उसी के साथ ही साथ एक जो हर एक को वो पुलकित कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है, आनंदित कर रही है। और इसी तरह की वह धरती जो मंद बहने वाली जो हवा और उसके साथ ही साथ झूमने वाले जो पेड़ और उसी के साथ ही साथ मानो कोई धरती उस पर अपना आनंद मना रही है, बना रही है। और इसी के साथ ही साथ जो ये पंचवटी का उन्होंने किया हुआ वर्णन, सामने पड़ी हुई शिला, उन शिला पर बैठा हुआ ये योद्धा, ये धनुर्धर और जो कि कामदेवता की तरह दिखाई देने वाला, तो इसी तरह का एक सुंदर वर्णन चांदनी रात इस कविता में कवि ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये जो कोई सुंदर धरती है हमारे आसपास, जो सबसे सुंदर और आकर्षक हमारी एक प्रकृति होती है, वह हमारी प्यास बुझाने के लिए वह हमें पानी दे देती है, हमारी भूख मिटाने के लिए वह हमें जो अन्न पैदा कर देती है और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए वह सुखदायी और एक अनुकूल वातावरण भी हमारे लिए उपलब्ध कर देती है। लेकिन प्रकृति द्वारा मनुष्य को, जैसे कि मैंने कहा कि पीने के लिए पानी मिलता है, जो सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पेट भरने के लिए भोजन मिलता है और इसी के तरह यह आदि की आदि सारी उपलब्धियां वह हमारे लिए कर देती है। उसमें उसके साथ ही साथ जो नदियां हैं, जो पर्वत है, जो पशु है, जो पंछी है, ये सारा का सारा प्रकृति ने हम सब इंसान के लिए निर्माण कर दे दिया है। और इसीलिए ये लाखों वर्ष के पूर्व से जब मनुष्य ने अपना विकास प्रारंभिक रूप में शुरुआत कर दी या प्रारंभ कर दे दिया, तब भी ये प्रकृति इसी तरह की थी और आज भी ये प्रकृति इसी तरह की है। लेकिन आज जब उससे विज्ञान की ऊंचाइयों से छू लिया है, तब भी वो प्रकृति पर वही निर्भर है। प्रकृति जो है यानी कि निसर्ग जो है वह सदा अपनी मित्रता वह निभाता आ रहा है। लेकिन आज हमें मालूम है कि इतनी सुंदर पृथ्वी, इतनी सुंदर ये धरती, लेकिन उसे जो कुरूप बनाने का काम अगर कौन कर रहा है तो वह इंसान ही कर रहा है। और अपने मन में निर्माण होने वाली अभिलाषा होगी, शायद कोई एक वह प्रगति लाना चाहते हैं इनके नाम पर, ठीक क्यों ना हो, लेकिन आज हमें दिखाई देता है कि पृथ्वी का विनाश जो है वह विनाश करने वाला और कोई नहीं है तो इंसान ही है। लेकिन उन कविता के माध्यम से हम सभी ने ये बात जरूर अपने मन में रखनी चाहिए कि प्रकृति से तुम करो प्यार, प्रकृति से तुम करो प्यार, प्रकृति है ईश्वर का उपहार, प्रकृति है ईश्वर का उपहार, करो ना तुम इस पर अत्याचार, करो ना तुम इस पर अत्याचार, वरना मच जाएगा हाहाकार, वरना मच जाएगा हाहाकार। जो हमारा जीवन है वह जीवन को और कई खुशहाली में बनाना है, खुशहाली में उन्हें परिवर्तित करना है, तो उनके लिए हमें एक ही करना पड़ेगा, जो कि ये प्रकृति है, ये सुंदरता है, उनकी रक्षा हमें हमेशा करनी चाहिए। जो कि एक फ्रेंच विचारवंत जिनका नाम था रूसो, वह हमेशा कहा करता था कि बैक टू नेचर, निसर्गाकडे परत चला, निसर्गाकडे परत चला। तो इसी तरह ये जो कोई निसर्ग है, ये कोई प्रकृति है, उसमें हमारा जीवन एक सफल बनता है, फलता रहता है और फूलता रहता है। और इसी तरह इस कविता के माध्यम से
हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि ये प्रकृति की रक्षा करना यह हमारा परम कर्तव्य है। तो इसी तरह मैथिली शरण गुप्ता जी ने चांदनी रात इस कविता में जो एक रात का एक सुंदर अपनी तरफ से एक वर्णन किया है कि किसी तरह रात में भी एक धरती का एक अलग रूप हमें दिखाई देता है। ज्यादातर मात्रा में इससे हम परिचित नहीं रहते, यानी कि ये होने के लिए आधी रात को हमें उठना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इसी तरह सोच विचार करना पड़ेगा। तो मैथिली शरण गुप्ता जी ने एक रात का वर्णन उसी के साथ ही साथ एक खंड काव्य के रूप में और उसी के साथ ही साथ एक रामायण का एक प्रसंग उसमें लेकर ये चांदनी रात कविता जो है वो कविता में उसने उनका वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है। आप बड़े ध्यान से वो किताब में कविता पढ़ लीजिए। जिन पर कोई सवाल पूछे हुए है उन सवालों के बारे में सोच विचार कर दीजिए। अगर कोई आपके मन में शक है तो जरूर मुझे फोन करके पूछ लीजिए कि उनके बारे में क्या है। तो आपके मन में जो भी कोई शक है उन शक का जवाब मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन इनसे पहले आपको किताब निकालना पड़ेगा, वह कविता देखनी पड़ेगी, उनके बारे में सोच विचार करना पड़ेगा, तभी तो ये सारी बातें हो जाएगी। धन्यवाद।